हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डोमेन एंड डोमेन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, डेट इज रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेई के लिए। ठीक है, तो चलो लिखना शुरू किया। सबसे पहले हमने लिखा रेंज ऑफ अ फंक्शन इज सेट ऑफ all obtained values of variable y। ये बात ठीक है। सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन के अंदर x का जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज होगा उसको तो हम बोलेंगे डोमेन, और उन x की वैल्यूज पे जो y का वैल्यू मेरे को ऑब्टेन होगा वो सारी y की वैल्यू हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हम उस ग्राफ का प्रोजेक्शन लेते हैं x एक्सिस के ऊपर, और इसी तरीके से किसी ग्राफ का रेंज निकालने के लिए हम उसके ग्राफ का प्रोजेक्शन लेंगे ऑन y एक्सिस। मतलब वो जो ग्राफ है वो y एक्सिस के ऊपर जो जो वैल्यू अटेन कर रहा है वो सारी वैल्यूज रेंज के अंदर रहेंगी। ये बात ठीक है। आगे आप ऐसे देखो, सपोज मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, कोटेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स। आपको क्या है कि इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको डोमेन एंड रेंज याद होना चाहिए। डोमेन तो हम पहले भी लिख चुके हैं, वो हम वापस से लिख देते हैं। ठीक है, डोमेन हम पहले भी लिख चुके हैं। साइन एक्स का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कॉस एक्स का डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, टेन एक्स का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सीकेंट एक्स का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये तो हम पहले कर चुके हैं। कोटेंजेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। अब आपको रेंज बताना है। रेंज मतलब याद होना चाहिए, साइन एक्स का रेंज होता है -1 to 1, कॉस एक्स का रेंज, कॉस एक्स का रेंज भी -1 to 1 होगा, टेन एक्स का रेंज ऑल रियल, कोटेंजेंट एक्स का रेंज ऑल रियल। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का रेंज, कोसिकेंट एक्स का रेंज होता है, कोसिकेंट एक्स जो आउटपुट में जो वैल्यू अटेन करता है वो वैल्यू होती है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये बात ठीक है। तो इन सब का डोमेन एंड रेंज आपको याद होना चाहिए। और सीकेंट एक्स का डोमेन तो हम लिख चुके हैं। रेंज लिखने के लिए सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स का दोनों का रेंज सेम होगा। ये ठीक है, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी लिख सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, इन सभी का डोमेन एंड रेंज आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स। अच्छा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इन सभी का ग्राफ भी बनाएंगे, और जो डोमेन एंड रेंज में लिखने वाला हूँ ये डोमेन एंड रेंज क्यों आ रहा है इसको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए तो बस आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये बात ठीक है। इसका रेंज हो जाएगा, इसका डोमेन होगा -1 to 1, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन भी -1 to 1 ही होगा, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है,
ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये बात ठीक है? ठीक है। अब इनका रेंज मैं लिख रहा हूं और रेंज आपको याद होना चाहिए। इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 to π/2। ये ठीक है। इसका रेंज हो जाएगा क्लोज 0 से पाई। tan इनवर्स का -π/2 to π/2 ओपन। कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का ओपन 0 से ओपन पाई। कोसिकेंट, हाँ कोसिकेंट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है। सीकेंट इनवर्स एक्स का होगा 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। तो देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेंज है वो मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन लगभग मतलब एक जैसे ही है, बराबर है। जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज होगा वही मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन होगा। ये बात ठीक है। और इसका रेंज ये जो मैंने लिखा है ये कैसे आ रहा है ये हम करेंगे इन आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए तो याद होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो -π/2 to π/2 होगा। कॉस इनवर्स एक्स का क्लोज 0 to पाई होगा। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा 0 to पाई। ये बात ठीक है। tan इनवर्स एक्स का ओपन -π/2 to π/2 ओपन। कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का ओपन 0 to ओपन पाई। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का -π/2 to π/2, भाई ये साइन इनवर्स जैसा ही है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स की तरह ये रेंज, बट 0 हट जाएगा। सीकेंट इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो बिल्कुल कोस इनवर्स की तरह ही है, बट एक्सेप्ट π/2 हट जाएगा। ये बात ठीक है? ठीक है। इसके बाद और कुछ हमने पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। इन सभी का आपको रेंज पता होना चाहिए। अच्छा, डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, एंड सिग्नम के लिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल। बट रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर के आउटपुट में तो सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्लोज 0 से ओपन 1, और सिग्नम ऑफ एक्स के लिए आउटपुट क्या क्या आता है? एलिमेंटल रेंज आता है। ठीक है, दिस इज रेंज इज एलिमेंटल। 3 एलिमेंट है मेरी रेंज के अंदर। सिग्नम ऑफ एक्स की रेंज के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। ये बात ठीक है? इसके बाद आप ऐसे देख लो कि एक्स के ऊपर कोई भी मैं इवन पावर लगा दूं, x की पावर 2m, इसका रेंज क्या होगा? मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू x की पावर 2m। y इक्वल टू x की पावर 2m का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, या वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, या वो ग्राफ कुछ ऐसा, जैसा भी बनेगा। तो इसके आउटपुट में कहां से कहां तक की वैल्यू अटेन कर रहा है? ये आउटपुट में 0 से इंफिनिटी तक की वैल्यू अटेन कर रहा है, मतलब y का वैल्यू क्लोज 0 से ओपन इंफिनिटी रहेगा। ये बात ठीक है? और अगर इसी चीज को मैं स्क्वायर रूट लिख देता, इवन रूट ऑफ x, तो क्या आता? इवन रूट ऑफ x। इसका भी जो रेंज होगा वो 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। इन सब के ग्राफ हम बना चुके हैं पहले। ग्राफ जब हमने बनाए थे तो तब भी हमने इनका रेंज लिखा होगा। ये बात ठीक है? और यही चीज अगर रेसिप्रोकल में होती, इवन पावर, डेनोमिनेटर में इवन पावर या डेनोमिनेटर में इवन रूट, तब क्या होगा? तब इसका रेंज हो जाएगा 0 पे ओपन आना चाहिए। ये बात ठीक है? तो ओपन 0 से इंफिनिटी आ जाएगा, इसका भी रेंज आ जाएगा ओपन 0 से इंफिनिटी।
ठीक है, ये ग्राफ हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब हमने लिखा methods to find range. Methods to find range. First method is elementary manipulation. ये बात ठीक है, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। एलिमेंट्री मैनिपुलेशन इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, इसका रेंज आपको निकालना है। तो इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसे देखोगे कि साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है। साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1 तक होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 का वैल्यू, प्लस 3 अगर मैं कर दूंगा तो वो आ जाएगा 3 से 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 से 4। ठीक है, क्लोज आएगा तो रेंज आ गया, रेंज आ जाएगा y बिलोंग्स टू 3 से 4, दिस इज रेंज। ये बात ठीक है। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट मैं लिख सकता हूं। फर्स्ट रिजल्ट हमने कुछ ऐसे लिखा कि सपोज fx का वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में है, तो fx में अगर मैं कोई कांस्टेंट k ऐड कर दूंगा तो वो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस k से बीटा प्लस k होगा। fx का वैल्यू अगर अल्फा से बीटा के बीच में है, अच्छा इसका मतलब होता है, ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब है कि fx का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू बीटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। तो अगर मैं fx प्लस k की बात करूं तो वो कहां से कहां तक होगा, बीटा प्लस k से अल्फा प्लस k। तो कोई भी नंबर k अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चाहे वो नंबर k पॉजिटिव हो या नंबर k नेगेटिव। ये बात ठीक है। अगर k नेगेटिव हो जाएगा तो मैं ये बोलूंगा कि वो नंबर k सब्ट्रैक्ट हो रहा है, k चाहे कुछ भी हो, k पॉजिटिव k नेगेटिव, दोनों के लिए ये चीज वैलिड है। ये जो रिजल्ट हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये बात ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने कुछ ऐसे लिखा कि सपोज fx का वैल्यू, फंक्शन fx का वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में है, तो आप मेरे को बताओ k टाइम्स fx, k टाइम्स fx कहां से कहां तक होगा, बताओ k टाइम्स fx। अगर मैं किसी इनइक्वालिटी में k मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या चेंज होगा। अच्छा आप ऐसे देखो, k का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, k अल्फा से k बीटा तक जाएगा। k का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तब k इंटू fx का वैल्यू, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर k लेस देन 0 है तो आ जाएगा k बीटा से k अल्फा। ये बात ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज fx का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, मैंने बोला कि 5 टाइम्स fx का वैल्यू बताओ, तो इसमें तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 10 से 15। मान लो मैंने बोला -2 fx का वैल्यू बताओ, तो ये कहां से कहां तक आएगा। एक तरह से मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 2 में -2 मल्टीप्लाई करके -4 दे देगा और ये -6 दे देगा, तो -4 दे दिया और -6 दे दिया। अब मैं -6 पहले लिखूंगा क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा और बड़ा नंबर बाद में लिखा जाएगा, तो -6 से -4 आ गया ना, एक तरह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो गया। इसको मैं एक बार फिर से आपको देखो ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, fx का वैल्यू ये तो fx का वैल्यू क्लोज 2 से क्लोज 3 के बीच में है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि fx इज लेस देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसमें अगर मैं -2 fx करता हूं तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, हाँ इसको ऐसे देख लो, अगर मैं दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 fx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ये इनइक्वालिटी का साइन मैंने
चेंज कर दिया। ये बात ठीक है। तो देखो इसका मतलब है कि fx का वैल्यू 2 से 3 के बीच में, और ये आ गया -2 fx कहां से कहां तक आ गया, -6 से -4। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो देखो इसमें वही बात है कि k पॉजिटिव के लिए तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा, k नेगेटिव के लिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्ट हो गया। k बीटा से k अल्फा कर सकते हो ये तो। ठीक है चलो थर्ड पॉइंट लिखा। थर्ड पॉइंट आप मेरे को ऐसे बताओ कि fx का वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है तो 1/fx कहां से कहां तक होगा। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तब तो आ जाएगा 1/3 से 1/2। अच्छा रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। साइन इनइक्वालिटी का साइन, साइन क्या होगा, साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा आप मेरे को बताओ fx का वैल्यू अगर -6 से -2 के बीच में है, दोनों नंबर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करना है, अब आंसर क्या आएगा। अब आंसर आ जाएगा, रेसिप्रोकल करो, -6 का रेसिप्रोकल करोगे तो -1/6, -2 का रेसिप्रोकल करोगे तो -1/2। छोटा नंबर पहले लिखना है तो -1/2 पहले लिखेंगे, देन -1/6। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। अब आप एक बार ऐसे देखना, -3 से सपोज 6 की बात हम कर रहे हैं तो 1/fx कहां से कहां तक होगा। -3 का रेसिप्रोकल करोगे तो -1/3, 6 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/6। ठीक है। अब अगर ये किसी बच्चे को आंसर लग रहा है तो ये गलत आंसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा ये गलत आंसर क्यों है, ये -1/3 टू -1/3 टू 1/6 ये गलत आंसर क्यों है। क्योंकि आप ऐसे देखो कि -3 और 6 के बीच में तो 0.1 भी तो आ रहा होगा। 0.1 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। 0.1 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 मेरे आउटपुट में आना चाहिए, बट 10 तो आ नहीं रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब देखो, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तब तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। अब बट एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखो क्या करना है, हम इसको पहले ब्रेक करेंगे। -3 से 0 पे ब्रेक करेंगे एंड 0 से 6 पे ब्रेक करेंगे। अब 0 मैंने हटा दिया। 0 क्यों हटाया, क्योंकि अगर मैं 1/fx निकाल रहा हूं तो fx, अगर मैं 1/fx निकाल रहा हूं तो fx कैन नॉट बी 0 ना, fx 0 तो नहीं हो सकता। यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए ना कि fx का वैल्यू 0 नहीं होगा। fx मेरे को पता है और मैं 1/fx निकालने जा रहा हूँ, तो 1/fx जब आप निकाल रहे हो तो fx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो -3 से 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 0 पे। अब -3 से 0 तक जाना है और उसका रेसिप्रोकल चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये आ जाएगा -3 का रेसिप्रोकल तो -1/3 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल ये एक तरह से 0 से जस्ट पीछे वाला नंबर है। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि 1/exact 0 नॉट डिफाइंड, 1/0 माइनस होगा तो -इंफिनिटी, 0 से जस्ट बड़ा नंबर दैट इज +इंफिनिटी। अब ये जो 0 है ना, ये क्या है, दिस इज 0 माइनस, 0 से जस्ट छोटा नंबर है, तो ये -इंफिनिटी देगा रेसिप्रोकल यूनियन। अब ये जो 0 है ये 0 प्लस है, क्योंकि 0 तो इंक्लूड नहीं हो रहा ना, 0 पे तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है, 0 पे तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है, तो 0 तो फंक्शन fx 0 तो कभी नहीं बन रहा, वो क्या बनेगा, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू बनेगा और उसका रेसिप्रोकल विल बी +इंफिनिटी। 6 का रेसिप्रोकल 1/6 एंड इसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी। 6 पे क्लोज है तो 1/6 पे भी क्लोज लगाएंगे। तो इस तरह का काम करना आना चाहिए आपको। ठीक है, इसको रिजल्ट बना के मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि fx का वैल्यू अगर अल्फा से बीटा है तो 1/fx का वैल्यू 1/बीटा से 1/अल्फा होगा, 1/बीटा से 1/अल्फा होगा। कब होगा, देखो आप इसको ऐसे देखो, जब दोनों का सेम साइन है, जब दोनों का सेम साइन है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो आंसर क्या आया, 1/बीटा से 1/अल्फा आया। दोनों नेगेटिव है तब भी आंसर 1/बीटा से 1/अल्फा आया। तो 1/बीटा से 1/अल्फा कब आएगा, व्हेन अल्फा एंड बीटा है सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो।
दोनों पॉजिटिव होंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो अल्फा एंड बीटा हैव सेम साइन, इस कंडीशन को मैं लिखता हूं अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर इसका दूसरा आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस इंफिनिटी से 1 बाय अल्फा यूनियन 1 बाय बीटा से इंफिनिटी। ये कब आएगा, ये इस तरह का रिजल्ट कब आएगा, इस तरह का रिजल्ट कब आएगा, व्हेन अल्फा एंड बीटा हैव ऑपोजिट साइन। अल्फा एंड बीटा हैव ऑपोजिट साइन, इस कंडीशन को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। अब अल्फा तो छोटा नंबर है, बीटा बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा ही पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ये दोनों पॉजिटिव तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दिया, दोनों नेगेटिव तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर आंसर इस फॉर्म में आएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा से इंफिनिटी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लगता है कि माइनस 1 बाय अल्फा लिखना चाहिए। अल्फा का काम -3 कर रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 बाय अल्फा ही तो लिखा है एडिशन, तो ये अल्फा है अगर, तो यहाँ 1 बाय अल्फा ही तो आएगा, -1 बाय अल्फा नहीं आएगा। ठीक है, वो मैंने पहले बोल दिया कि अल्फा नेगेटिव है, वो आप हमें पता है। एक चीज और कर ली, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, ठीक है, आगे इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। fx का वैल्यू अगर 2 से 5 है तो fx का स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 4 से 25। ठीक है, fx का वैल्यू अगर सपोज -6 से -2 है तो fx का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो 4 से 36 आ जाएगा। छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। अब आप ऐसे देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों केस तो कर लोगे, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी कर लोगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी कर लोगे, ये तो हो जाएगा। अब आप ऐसे देखो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सपोज 7 तक जा रहा है, अब fx का स्क्वायर लिखना है। अब अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया कि -2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, ये गलत आंसर है। ये गलत इसलिए है क्योंकि -2 और 7 के बीच में 0 आ रहा है, 0 इनपुट में 0 जा रहा है, तो fx का 0 का स्क्वायर करके भी तो 0 मिलेगा, तो 0 आउटपुट में आना चाहिए, बट 0 तो आ नहीं रहा, तो ये गलत है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से 7 है ना, इसको 0 पे ब्रेक करो, तो आप ऐसे लिख लो -2 से 0 यूनियन 0 से 7। अब 0 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, पहले मैंने जब 1 बाय fx निकाल रहा था तो 0 को एक्सक्लूड कर दिया था, बट अभी तो fx तो 0 बन सकता है ना। अब इसका स्क्वायर करके देखो, fx का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 से 4 आ जाएगा, यूनियन 0 से 49। दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, fx का स्क्वायर विल बी 0 से 4 एंड 0 से 49, यूनियन लेना है, दोनों को इंक्लूड करना है, इंटरसेक्शन नहीं लेना, कॉमन नहीं लेना, तो 0 से 49 आ गया। ये बात ठीक है, चलो इसका भी मैंने रिजल्ट बना के लिख दिया। fx का वैल्यू अगर अल्फा से बीटा है तो fx का जो स्क्वायर होगा उसका वैल्यू, तो देखो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये अल्फा है ये बीटा है, मान लो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा का काम 2 कर रहा है, बीटा का काम 5 कर रहा है, तो ये क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर ही तो आ गया, तो ये अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर आ जाएगा व्हेन अल्फा भी पॉजिटिव होगा एंड बीटा भी पॉजिटिव होगा जब। ठीक है, आगे आप ऐसे देखो कि जब दोनों नेगेटिव होते हैं, जब दोनों नेगेटिव होते हैं, -6 भी नेगेटिव है, -2 भी, हाँ अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे, तब ये देगा ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा, तो ये बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कब देगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे, अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव। ये बात ठीक है, ठीक है ना, ये दो केस अभी इंक्लूड किए हमने। अब ऐसे देख लो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अल्फा, हाँ जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा है वो अपोजिट साइन, यही तो मतलब है, अल्फा एंड बीटा है वो अपोजिट साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा, उस बात को मैं ऐसे लिख दूंगा अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव, अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव।
तब आंसर क्या देगा ये बताओ। जब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो, आंसर हमेशा 0 से शुरू होगा। 0 से शुरू होगा, यही तो रहेगा। 0 से कहां तक जाएगा? इन दोनों में से जो दोनों नंबर का स्क्वायर कर लो, जो बड़े वाला नंबर होगा वहां तक जाएगा। -2 का स्क्वायर किया 4, 7 का स्क्वायर किया 49, दोनों में से जो बड़े वाला है वहां तक जाएगा। ऐसी तो होता है। तो अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तब तो ये अल्फा स्क्वायर तक जाएगा, और अगर बीटा अल्फा से बड़ा है तब ये बीटा स्क्वायर तक जाएगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। जैसे -2 और 7 को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, -2 और 7 के मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? 7 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो 7 के स्क्वायर मतलब 49 तक जाएगा। ये बात ठीक है या नहीं? देखो इसका मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मान लो मैंने बोला कि fx का वैल्यू सपोज 3 से 10 है, तो fx का स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 9 से 100 आ जाएगा। दोनों नेगेटिव, fx का वैल्यू -3 से -2 तक है, तो fx का स्क्वायर कहां से कहां तक आ जाएगा? -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो 4 से 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है। और इसी तरीके से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सपोज ये -9 से 8 तक जा रहा है। अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर हमेशा 0 से समथिंग तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो 81, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। इन दोनों में से जो बड़े वाला नंबर है वो लिख दो यहाँ पे। बस आपको ना कुछ नहीं करना, दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो दोनों का स्क्वायर लिख देना, दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो स्क्वायर करके लिख देना, बट रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। मतलब इनइक्वालिटी का साइन एक तरह से चेंज करना है। अल्फा से fx का वैल्यू अगर अल्फा से बीटा है, दोनों नेगेटिव हैं, तो fx का स्क्वायर बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर तक जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर आपका 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? दोनों नंबर के स्क्वायर में से जो बड़े वाला नंबर है। 81 ग्रेटर देन 64 है तो 81 तक जाएगा। ये बात ठीक है। अब चलो इस पे अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा y इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स प्लस 3। इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। ठीक है, करो एक बार ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, देख लो। चलो ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आ जाए ना, तो आप सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लो। ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स -1/2 साइन एक्स प्लस 3/4। ठीक है। अब देखो लाइन ऑफ थिंकिंग ये रहेगा, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अभी मेरे को x कितनी जगह दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है ना। मतलब जो मेरा वेरिएबल है वो 2 जगह प्रेजेंट है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए। मतलब x मेरे को सिर्फ एक जगह दिखना चाहिए। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स -1/4 का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। a का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। और 2a -2ab वाला टर्म करके देख लो, -2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/4, वो ये वाला टर्म आ जाएगा, ये दोनों टर्म। कांस्टेंट टर्म को आप एडजस्ट कर लो, 1/16 ऐड किया है तो 1/16 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये आ जाएगा 4 साइन एक्स -1/4 का स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा? दिस इज, इसको कर लो एक बार, 4 3 12, ये आ जाएगा 11/16। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी है ना, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें सिर्फ सबसे अच्छी बात ये है कि वेरिएबल x इज प्रेजेंट एट ओनली वन प्लेस। वेरिएबल x हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह तो प्रेजेंट है, यही तो दिख रहा है वेरिएबल x। वेरिएबल x बस आपको यही तो दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
तो देखो अब इस फंक्शन का मेरे को रेंज निकालना है, तो मैं ऐसे शुरू करूंगा। सबसे पहले आप ऐसे देखो साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक होता है, क्योंकि साइन एक्स का रेंज हम लिख चुके हैं। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो आप मेरे को बताओ साइन एक्स -1/4 का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, साइन एक्स -1/4 का वैल्यू। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं -1/4 कर दूंगा। -1 में -1/4 करोगे तो ये आ जाएगा -5/4, एंड 1 में -1/4 करोगे तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ठीक लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को अच्छा, मेरे को तो ये y बनाना है, ये फंक्शन y का वैल्यू। रेंज बताने का मतलब है कि मेरे को फंक्शन y का सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y बताना है। तो y तक y फंक्शन का रेंज बताना है। sin x -1/4 का अब इसका स्क्वायर कर दो। sin x -1/4 का इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो अब ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा। अच्छा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा बता दो। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर में से जो बड़े वाला नंबर जो होगा। 25/16 दे रहा है और ये 9/16 दे रहा है, तो 0 से 25/16 तक जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, sin x -1/4 का स्क्वायर, इसमें फिर मैंने 11/16 ऐड कर दिया। तो 11/16 ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन तो सेम रहेगा। 0 में 11/6 ऐड करोगे तो 11/6, 25 में 11/6, अच्छा 11/16 है, 11/16 है, ठीक है। हाँ ठीक है, 25/16 में 11/16 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ करके दिखा दिया, 25/16 प्लस 11/16, दिस इज 36/16। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 9/4। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इस पूरे फंक्शन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जब कभी भी किसी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, प्लस 11/16, दिस बिलोंग्स टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 11/4 और ये आ जाएगा 9। तो यही तो मेरा फंक्शन y है, इसी को तो मैं y बोल रहा हूँ ना, ये मेरा y है। तो y का वैल्यू आ गया 11/4 से 9, तो ये आ गया मेरा रेंज, ये रेंज ही तो आ गया। समझ आया, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेंस के लिए, ठीक है। एडवांस में तो वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा, ये बात ठीक है। चलो ठीक है, फटाफट एक दो क्वेश्चन और लिख लिए। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 7 अपॉन 4x² प्लस 5। ठीक है, ये मेरे को एक फंक्शन दिया गया है, मेरे को इसका रेंज निकालना है। तो रेंज मैं कैसे निकालूंगा, अभी तो मैं एलिमेंट्री मैनिपुलेशन मैंने पढ़ा है, तो एलिमेंट्री मैनिपुलेशन वाला टेक्निक लगाएंगे। एलिमेंट्री मैनिपुलेशन वाला टेक्निक तभी लगता है जब वेरिएबल एक्स सिर्फ एक जगह प्रेजेंट हो। तो देखो मैं एक काम ये करूंगा कि, ठीक है, इसको ऐसे देखो, ठीक है। फंक्शन मेरे को दिया हुआ है 3x² प्लस 7 अपॉन 4x² प्लस 5, यहाँ तक ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू, आप एक काम करो, न्यूमरेटर में मैंने 4x² प्लस 5 का मल्टीपल बनाया, 4x² प्लस 5, इसको मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मेरे पास इफेक्टिवली कितना है, 3/4 को जब 4x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आ जाएगा। 3/4 को जब 4x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x², ये वाला टर्म तो आ गया। अब ये बाकी 7 बना लो आप। 3/4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15/4। 7 - 15/4 इज
28 माइनस 15/4, तो ये आ जाएगा 13/4। ठीक है, दिस इज 13/4। ऐसे लिख सकता हूं मैं 3x² + 7। तो मैंने क्या किया, मैंने 3x² + 7 को लिख दिया 3/4, 4x² + 5 प्लस 13/4। करके देख लो, 3/4 को 4x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x²। 3/4 × 5 प्लस 13/4, ये आ जाएगा देखो 3/4 × 5 15/4। 15/4 प्लस 13/4 इज 28/4 विच इज इक्वल टू 7। तो न्यूमरेटर मैच कर रहा है। इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस 13/4 इंटू 1/4x² + 5। यहां तक ठीक है। ये क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया। कर सकते हैं। अब आप ऐसे देखो, x² का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, हमेशा 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा। 4x² का वैल्यू हमेशा 0 से इंफिनिटी होगा। 4x² + 5 का वैल्यू 5 से इंफिनिटी के बीच में होगा। 5 ऐड कर दिया। इसका रेसिप्रोकल कहां से कहां तक होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल कर लो, इंफिनिटी तक की वैल्यू अगर जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 0 से 1/5। 0 पे ओपन लगाएंगे, क्योंकि इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो मेरा जो 4x² जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 4x² + 5 जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/4x² + 5 0 को अप्रोच करेगा, तो 0 पे ओपन आएगा। 13/4 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें मैंने, 4x² + 5, तो 13/4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 में 13/4 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, इसमें 13/4 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 13/20। 3/4 ऐड कर दिया, 3/4 ऐड कर दो, तो अब मेरा फंक्शन आ गया, देख लो 1/4x² + 5। 3/4 ऐड किया ना, हाँ, तो ओपन 3/4 से 13/20, हाँ 13/20 ही था ना, हाँ ठीक किया है, 13/20 प्लस 13 3/4 ऐड कर लो, इसको कितना आ जाएगा 15 प्लस 13 इज 28/20, 14/10, 7/5, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन देख लेना। कैलकुलेशन तो आपको देखनी है। ठीक है, यही तो मेरा y है, यही मेरा y है। y बिलोंग्स टू 3/4 से 7/5 क्लोज, ये आ गया रेंज। ये बात ठीक है, एक बार देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो आप देख लोगे। कुछ नोट पॉइंट लिख लिए। अच्छा, ये जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये हमने कौन सी टेक्निक से इनको सॉल्व किया है, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। पहला नोट पॉइंट मैंने ये लिख दिया, व्हाइल, ये ऐसे लिख लो, द मेथड ऑफ एलिमेंट्री मैनिपुलेशन can be applied only when variable is present, variable x is present at only one place in the function। ये बात ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो, ये जो पहला क्वेश्चन हमने किया, इसके अंदर वेरिएबल x कितनी जगह दिख रहा था आपको, वेरिएबल x देखो, एक तो ये दिख रहा मेरे को वेरिएबल x, एक वेरिएबल x ये दिख रहा, बट मैं उसको सिंगल वेरिएबल x में कन्वर्ट कर सकता हूं ना। ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, इसके अंदर जो वेरिएबल x है वो कितनी जगह, कितनी बार दिख रहा है आपको, एक ही बार तो दिख रहा है, तो इसीलिए फिर ये एलिमेंट्री मैनिपुलेशन लग गया। इसके बाद इसमें एलिमेंट्री मैनिपुलेशन लग गया, ये एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन देख लो,
इसके अंदर वेरिएबल एक्स कितनी जगह दिख रहा है आपको? 2 जगह दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा और एक ये दिख रहा। और इसको मैंने सिंगल वेरिएबल में नहीं ले आया, इसके अंदर वेरिएबल एक्स इज प्रेजेंट एट ओनली वन प्लेस। एक ही जगह तो दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है ना, बार बार नहीं दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है। हेंस इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन लगा देंगे। तो एलिमेंट्री मैनिपुलेशन के क्वेश्चन पहचान सकते हो? देखो मैंने नोट पॉइंट भी लिख दिया ताकि आपको एलिमेंट्री मैनिपुलेशन के क्वेश्चन पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। द मेथड ऑफ एलिमेंट्री मैनिपुलेशन कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन वेरिएबल एक्स इज प्रेजेंट एट ओनली वन प्लेस इन द फंक्शन, और कैन बी कन्वर्टेड। या तो जो मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है उसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट है, या मैं उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे ये जो 2 क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में वेरिएबल एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, सिंगल प्लेस पे वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, उस फॉर्म में ले आए हम। या तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर वेरिएबल एक्स सिर्फ और सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है, या मैं अपने क्वेश्चन को कुछ ऐसा कन्वर्ट करके कुछ एक ऐसी फॉर्म में ला सकता हूं जिसके अंदर वेरिएबल एक्स सिर्फ एक जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज अब बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि डोमेन में तो मैंने बोला था कि कभी मैनिपुलेट नहीं करना, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है उसी फॉर्म के अंदर आपको डोमेन निकालना है। तो वो डोमेन के लिए बोला गया था, ठीक है, वो रेंज के लिए नहीं बोला गया था। रेंज के अंदर आप अपने फंक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो रेंज निकालने के दौरान, बट डोमेन जब आप निकालते हो तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन इन द गिवन ओरिजिनल फॉर्म इटसेल्फ। फंक्शन को मैनिपुलेट कर दोगे तो उसका डोमेन बदल जाएगा, होता है ऐसा, डोमेन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डोमेन के अंदर आपको बोला गया था कि नेवर मैनिपुलेट, जो फॉर्म दी गई है उसी फॉर्म के अंदर कंडीशंस लगाओ और उसी फॉर्म के अंदर डोमेन निकालो, ओरिजिनल फॉर्म जो दी गई है। बट रेंज के अंदर ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है। एक सेकंड पॉइंट हमने ये लिख लिया, डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। इन सब का डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम निकालते थे डोमेन ऑफ एफ एक्स का डोमेन और डोमेन ऑफ जी एक्स, दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे। यही तो करते थे, यही करते थे। अगर 2 फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड में बस एक और कंडीशन आ जाती है कि जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यही तो कंडीशन आती है। तो इस टाइप्स का डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते थे, एफ एक्स और जी एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन लेते थे। अब ये काम यहां नहीं करना, रेंज ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसको मैं ऐसा कभी भी नहीं लिखूंगा कि रेंज ऑफ एफ एक्स एंड रेंज ऑफ जी एक्स का इंटरसेक्शन ले लो। ऐसा होगा या नहीं होगा? इंटरसेक्शन ले सकते हैं। या मान लो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ये तो बिल्कुल गलत बात होगी, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना। दिस इज नॉट इक्वल। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इंटरसेक्शन नहीं यूनियन लेने से आ जाएगा, तो यूनियन लेने से भी नहीं आएगा, ठीक है। ना तो यूनियन लेना है ना ही इंटरसेक्शन लेना है। ये बात ठीक है या नहीं? तो देखो, डोमेन निकालना इसीलिए आसान होता है। मान लो एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन निकालना है, तो एफ एक्स का डोमेन निकाल लो, जी एक्स का डोमेन निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, आसान था। बट एफ एक्स प्लस जी एक्स का रेंज निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि मैं एफ एक्स का इंडिविजुअल रेंज, जी एक्स का इंडिविजुअल रेंज निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन लेके मैं फाइनल आंसर नहीं बता सकता। अगर ऐसा किसी बच्चे को अभी भी ऐसा लग रहा है तो एक चीज मैं ये बता देता हूँ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आप मेरे को ये बता दो, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, साइन एक्स का वैल्यू आपको पता है -1 to 1 होता है, कॉस एक्स का वैल्यू भी -1 to 1 होता है। तो मैं एक काम तो ये तो कर नहीं सकता कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज बताने के लिए, अच्छा ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे देखो,
साइन एक्स का रेंज हो गया -1 to 1, कॉस एक्स का रेंज हो गया -1 to 1। कोई बच्चे को लगा कि दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, माइनस इसका -1 to 1, हाँ इसके हम रेंज की बात कर रहे हैं, इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा -1 to 1, इसका रेंज आएगा -1 to 1। अब किसी बच्चे को लगेगा कि इसके सम का रेंज निकालने के लिए मैं दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। तो अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, पहला तरीका, अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। यही काम करने के लिए तो अभी मना किया है मैंने कि fx प्लस gx का रेंज निकालने के लिए fx का रेंज और gx का रेंज निकाल के इंटरसेक्शन मत लेना। अगर कोई बच्चा यूनियन लेना चाह रहा है तो बिल्कुल, तो भी बिल्कुल गलत है। कोई बच्चे ने, अगर किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया, तीसरा तरीका मैंने ये बता दिया, ठीक है। थर्ड तरीका ये, किसी बच्चे ने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, -1 को ऐड करके -2 और 1 और 1 को ऐड करके 2, तो ये भी गलत है। अब वो बच्चा ये बोलेगा कि भाई मैंने तो एलिमेंट्री मैनिपुलेशन लगाया है, ये उसने क्या किया है, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन तो किया है, जो इनइक्वालिटी अभी तक हमने सीखी थी वही तो लगाई है। एलिमेंट्री मैनिपुलेशन गलत होगा। क्यों गलत होगा? एलिमेंट्री मैनिपुलेशन तब लगाते हैं जब वेरिएबल एक्स एक जगह पे प्रेजेंट हो। यहाँ तो वेरिएबल एक्स दो जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो y इक्वल टू, अगर मैं लिखूं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस फंक्शन का जो रेंज होता है, इस फंक्शन का जो रेंज आता है वो शायद आपको पता भी होगा, रेंज ऑफ y बिलोंग्स टू, y का जो रेंज आता है वो आएगा -√2 से √2, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ना तो -1 से 1 है, इंटरसेक्शन लेके ये भी गलत है, ठीक है। तो आप समझ गए हो मैं क्या कह रहा हूँ। रेंज निकालने के लिए fx और gx का इंडिविजुअल इंटरसेक्शन नहीं लेना, इंटरसेक्शन लेना गलत, यूनियन लेना गलत। और किसी बच्चे को लग रहा है कि दोनों को मैं तो इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देता हूँ, जो अभी तक करते आ रहे हैं मैनिपुलेशन में, यही तो कर रहे हैं जो ये क्वेश्चन हमने किए थे। तो ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? मैनिपुलेशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल एक्स एक जगह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देखो, रेंज इज सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वाई। अच्छा, ये चारों चीजें याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो रेंज क्यों आ रहा है ना, ये y ऐसा क्यों आ रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको आईटीएफ में। आईटीएफ तक का वेट कर लो, और अभी के लिए तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका रीजन ऐसा क्यों हो रहा है वो आईटीएफ में करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेशन करना सीखा, किसी भी इनइक्वालिटी में कोई कांस्टेंट अगर मैं के ऐड कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ऐड कर दो, इनइक्वालिटी का साइन हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। फिर अगर के मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो के बीटा से के अल्फा, के पॉजिटिव के लिए, के बीटा से के अल्फा, के नेगेटिव के लिए, ठीक है। रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है तो भी साइन चेंज हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर तो जीरो पे ब्रेक करके करना पड़ेगा। तो इस तरह का आंसर आएगा। ये हमने एक जनरल रिजल्ट लिख दी, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायर कर दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में तो आपको जीरो पे ब्रेक करना पड़ेगा, और आंसर जीरो से समथिंग जाएगा। समथिंग कहाँ तक जाएगा? दोनों नंबर के स्क्वायर में से जो बड़ा नंबर है। ये हमारे जनरल रिजल्ट हो गए। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमने बस ध्यान देने वाली बात यह है कि वेरिएबल दो जगह प्रेजेंट है, बट मैं उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, ये मैंने करके दिखाया आपको परफेक्ट स्क्वायर लगा के। तो इसीलिए इसमें एलिमेंट्री मैनिपुलेशन वाला टेक्निक काम कर गया। सेकंड में भी यही वही बात है, दो जगह प्रेजेंट था बट मैं उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए क्या हुआ कि एलिमेंट्री मैनिपुलेशन वाला टेक्निक काम कर गया, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट हमने लिखे,
एलिमेंट्री मैनिपुलेशन कब लगेगा कब नहीं लगेगा वो पहचानने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर वेरिएबल x या तो एक जगह प्रेजेंट है या एक जगह, या मैं ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं जिसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक जगह प्रेजेंट हो, तो एलिमेंट्री मैनिपुलेशन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। जैसे देखो sin x प्लस cos x में एलिमेंट्री मैनिपुलेशन काम किया नहीं किया, यहाँ एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, ये गलत है, ये गलत रिजल्ट है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रेंज, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास, अभी तक तो हमने सिर्फ एक मेथड किया एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, ठीक है। तो रेंज कंपैरेटिवली एक बहुत वास्ट टॉपिक है एज कंपेयर टू डोमेन। डोमेन निकालना तो बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू रेंज, ठीक है। रेंज में हमारे पास एक वैरायटी ऑफ टेक्निक्स होती है, वैरायटी ऑफ मेथड्स होते हैं, और हमें खुद पहचानना होता है कि किस तरह के फंक्शन में हमें कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। तो बाकी मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप रेंज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो और डोमेन के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।